हेलो स्टूडेंट्स। हम यूकेपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। पिछले लास्ट के दो वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिया था। आज ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 36 से देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए हम देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ये कौन सी प्रॉपर्टी जो दी हुई है, ये चार ऑप्शन है, इसमें स्टेट फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला ट्रिक बता देता हूँ। बस मैं ऐसे याद रखना है, हक्स हक्स ये याद रख लेना है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, मतलब किस पाथ से आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो फाइनल और इनिशियल वैल्यू के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, उनमें जो भी चेंज आता है। इनको छोड़ के जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो आपकी पाथ फंक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो कौन सी इसमें स्टेट फंक्शन नहीं है। तो आपको यहाँ दिख रहा है एंथैल्पी भी आपकी स्टेट फंक्शन है। ठीक है, टेम्परेचर भी आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। वर्क डन नहीं है स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.01 मोलैरिटी एसिटिक एसिड इज 1.6 इंटू 10 की पावर -5 एट 298 केल्विन। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन विल बी। ठीक है, तो हमसे क्या है, मैं एक एसिटिक एसिड दी हुई है जो कि क्या होती है, वीक एसिड होती है। उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछ लिया है कि H प्लस आयन जब भी डिसोसिएट होगा तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या मिलेगी हमें सॉल्यूशन में। देखिए, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो वीक एसिड के लिए वो होता है K=x² या अल्फा स्क्वायर, जिससे भी आप रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं ऐसा फॉर्मूला कैसे आता है, ये भी देख लीजिए। मान लीजिए कोई वीक एसिड है, यही एसिड ले लेते हैं हम, एसिटिक एसिड, और ये डिसोसिएट हो रही है। डिसोसिएट होकर अपना रिस्पेक्टिव आयन बनाएगी, H प्लस आयन और एसीटेट आयन। एसीटेट आयन को मैं AC नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो कि हमारी एसिड है, एसिटिक एसिड। तो अगर हम इसको x ले लेते हैं, क्योंकि जब डिसोसिएट होगी तो क्या इक्वल अमाउंट में डिसोसिएट होगी। जैसे मान लो शुरू में 1 मोल है और जब कोई डिसोसिएशन नहीं होगा तो ये 0 0 होंगे। और जब डिसोसिएशन हो जाएगा, मान ली एक्स अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, तो इसमें से एक्स माइनस हो जाएगा और ये खुद क्या बन जाएंगे, एक्स बन जाएंगे। तो इसी से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी एक्स और एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन भी एक्स। नीचे क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की क्या बची है, 1 - x। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा कि K=x² अपॉन 1 - x। अब क्या होता है, वीक एसिड होने की वजह से इसका डिसोसिएशन बहुत ही लेस होता है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं इस एक्स की वैल्यू को। ठीक है, तो फिर हमारा जो फाइनल फार्मूला आ जाता है वो क्या आ जाता है, x² अपॉन 1 या K=K सीधा x², ये फाइनल फार्मूला आ जाता है आपका। चलिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था पहले। तो इसी का यूज करके हम आराम से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अब x क्या होगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के ए। तो के की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 1.6 इंटू 10 की पावर -5। इसी का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो अब स्क्वायर रूट में 10 की पावर -5 है, सॉल्व करते सही नहीं पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ से डेसिमल हटा देंगे और एक माइनस और यहाँ बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर -6। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 10 की पावर -6 का स्क्वायर रूट 10 की पावर -3। तो
तो ये आ जाएगा आपका 4 × 10⁻³ मोलैरिटी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ जिससे हम दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें जगह बन जाए, दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें स्पेस हो जाए। इसके लिए मैं इसको यहाँ से भी मिटा रहा हूँ। तो समझ नहीं आया होगा अगर तुरंत, तो अब एक बार पॉज करके देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, when an ideal gas expands from 6 liter to 14 liter against a fixed pressure of 0.30 atm, the work involved is। अब देखिए इसमें आइडियल गैस का एक्सपेंशन दिया है एट कांस्टेंट प्रेशर, फिक्स्ड प्रेशर मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो ऐसे में जो फॉर्मूला होता है हमारा वर्क डन का आइडियल गैस के लिए, वो क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल बी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड प्रेशर पे हो रहा है तो ये क्या है, एक तरह से इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है। ठीक है ना, अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है ना। ये तो भी क्या है, फिक्स्ड प्रेशर पे बोलो इरिवर्सिबली एक्सपेंड होता रहेगा, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला ये यूज हो जाएगा। अब एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, वो कितना है 0.30 atm। माइनस साइन नहीं भूलेंगे, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है आंसर में। माइनस 0.30 atm। ठीक है, यूनिट भी लिखना बहुत जरूरी है फिजिकल केमिस्ट्री में, इससे भी नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाते। और इंटू डेल वी, डेल वी फाइनल, डेल वी क्या होता है, डेल वी होता है हमारा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो जो आप माइनस करोगे इसे, फाइनल वॉल्यूम क्या है, एक्सपेंड होगी कितनी हो गई है 14 लीटर, और इनिशियल में कितनी थी 6 लीटर। तो 14 माइनस 6 आप करोगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 8, में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है ना, 8 आ जाएगा। अब इसे आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 0 और 8 3 24, 2 डिजिट का डेसिमल। ठीक है, अब देखो ये क्या था, लीटर में था 8 लीटर, और ये क्या था एटीएम में, तो जो भी आपका आंसर आया वो लीटर एटीएम में आ रखा है, लीटर एटीएम इसमें आ रखा है 2.40 लीटर एटीएम। और जो आपका ऑप्शन है वो है जूल में, तो अभी हमें इसको क्या है जूल के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो उसको लीटर एटीएम को कन्वर्ट करे जूल में, उसके लिए क्या होता है 1 लीटर एटीएम इक्वल टू होता है 101.3 जूल। ठीक है, ये आपने याद रख लेना 101.3 जूल। तो अब इसमें आप क्या करोगे 101.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस 2.40 में, मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 3। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि आंसर आपका कितना आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस साइन लगाना नहीं भूलना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलो यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई 101.3 और क्या 2.40, जीरो को तो हटा ही देते हैं। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 5 हो जाएगा 0, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 जा 2, कितना हो गया 2 11 3 4 2। डेसिमल कितने डिजिट, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो कितना गया 243, और किसमें माइनस साइन के साथ जूल, 243.12 जूल ही आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो वैल्यू कहीं है ही नहीं, ये तो हट ही गए। ये दो वैल्यू है जिनका आंसर आपका ऑलमोस्ट यही है 243.12, डेसिमल के बाद की वैल्यू से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, 243.33 जूल दिया हुआ है। पर ये देखिए क्या प्लस साइन के साथ आ रही है, माइनस साइन के साथ है, तो देख रहे हो प्लस माइनस का भी कितना असर पड़ने वाला है, तो ये माइनस साइन नहीं भूलना यहाँ से। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर अ CSCl यूनिट सेल विथ लैटिस पैरामीटर ए इज। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है ये आपका, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है ये। इसके तो लिए तो आपको जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए भाई CSCl यूनिट सेल जो होता है वो किस टाइप का लैटिस सिस्टम बनाता है। तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता है ये क्या बनाता है, BCC टाइप की लैटिस बनाते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए अगर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ए की वैल्यू हम निकालें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, A√3/2। ठीक है, तो ये तो 2-3 फॉर्मूले आप याद रख लेना, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC पर आपसे कर सकते हो। अच्छा, अगर रेडियस पूछ लेता तो इसी का जस्ट लैटिस पैरामीटर ए मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जिसको बोलते हैं ए को हम, उसका हाफ हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है A√3/4। तो फिलहाल तो हमसे उसने इसके लिए पूछा हुआ है लैटिस पैरामीटर ए के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन, और ये क्या होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मतलब दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस BCC टाइप लैटिस में वो पूछी हुई है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 पूछ लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फॉग। ठीक है, जो फॉग होता है, कोहरा आपका जो लगता है, उसमें पूछा कि भाई किस टाइप का इनमें से क्या होगा। आपको इतना तो पता है कि फॉग क्या बना है, कोलाइडल सिस्टम है। ठीक है, तो कोलाइडल सिस्टम में क्या होता है, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्शन मीडियम होता है। डिस्पर्स्ड फेज मतलब जैसे सॉल्यूट की तरह ले लीजिए, डिस्पर्शन मीडियम सॉल्वेंट का काम करता है। तो जो फॉग होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा तो एयर होती है और उसमें थोड़ा बहुत क्या रहता है, थोड़ा बहुत वाटर डिस्पर्स रहता है। तो एयर आपकी क्या होगी, डिस्पर्शन मीडियम, और जो वाटर क्या हो गया आपका, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। तो इसमें आप देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है कि लिक्विड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ गैस, तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया इसमें, कि फॉग में क्या होते हैं, जो लिक्विड पार्टिकल है वाटर वो डिस्पर्स्ड रहते हैं गैस में। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 41। In a first order reaction 25% reactant is decomposed in 40.5 minutes. The rate constant of this reaction is। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें 25% रिएक्टेंट आपका डिकम्पोज हो जाता है, कितने टाइम में, 40.5 मिनट में। ऐसे में हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसको तो न्यूमेरिकल है ये, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके पहले इसको मिटा देता हूँ, मैं थोड़ी जगह बन जाए, मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि K इक्वल टू 2.303 क्वांटी लॉग ए नॉट क्या इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो अब इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, 2.303 अपॉन टी। अच्छा, ये देखिए ऑप्शन भी जरूर देख लिया करें ना ऐसे क्वेश्चन में, जो ऑप्शन है वो भी मिनट में ही है, तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 40.5 मिनट में ही रहने देते हैं इसे। लॉग अब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो क्या है 100, फाइनल कंसंट्रेशन या मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन कहने का मतलब 25% रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया है। तो जो डिकम्पोज हो गया उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, हमें ये होता है कि कितना बचा है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 75% है, तो 75 ले लेंगे। अब एक तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं कि 75 100 को कैंसिल कर लो। जैसे मान लीजिए हमने इसको 25 से कर लिया होता तो क्या होता है, 25 3 या 74 या ऊपर 25 4 या 100। पर किस्मत से अभी हमें इन्होंने क्या दे दिया, लॉग 75 की वैल्यू दे दी है, तो हमें वो मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं। और हो सकता है कई बार ना दे वैल्यू, तब ऐसे में आपको याद करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं इसको कैंसिल करता तो यहाँ पे क्या आता, 4 आता, यहाँ पे 3 आता। लॉग 4 और लॉग 3 की वैल्यू आप आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है।
इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही हमें, उन्होंने वैल्यू दे दी है तो हम उसी को डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2.303 40.5 लॉग 100 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, और यह एक तरह से क्या है 1 × 10⁻² है ना, तो 2 हो जाएगी। और लॉग 75 की वैल्यू कितनी देर 1.875। ठीक है, तो इसमें से जब आप माइनस, सॉरी अब यहाँ तो लॉग हट चुके हैं, लॉग की वैल्यू तो हमने ले ली है। ठीक है 1 मिनट, ये आ गया हमारा। ठीक है 2.303/40.5 इंटू 2 माइनस 1.875, तो इनका डिफरेंस आप लो माइनस करो 2 में से 1.875, तो कितना आ रहा है 2.303/40, और माइनस करने पे हमारा आ जाएगा ये 0.125। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ इधर लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूँ इसको, तो 2.303 इंटू 0.125, इसको मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो आ जाएगा 0.2878, इतना आ जाएगा। और इसमें हम डिवाइड कर देंगे किससे 40.5 से। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.007, और यूनिट क्या है पर मिनट, क्योंकि नीचे टाइम था ना मिनट में, ये मिनट में टाइम था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं इसको। ये जंप करेगा डेसिमल 1 2 3 प्लेस, तो क्या हो जाएगा 7.1 इंटू 10⁻³ पर मिनट। और इसमें ऑप्शन देखो तो दो ऑप्शन की वैल्यू आपकी 7.1 आ रही है, 7.1 इंटू 10⁻³ 7.1 इंटू 10⁻³ पर एक में ऑप्शन में क्या है मिनट है, कि क्या है कांस्टेंट की वैल्यू है पर मिनट में आएगी। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख रहे हो, तो यूनिट देखना भी बहुत जरूरी है फिजिकल केमिस्ट्री। वैल्यू तो आप जैसे तैसे निकाल दोगे, पर अगर यूनिट में भी आपने ध्यान नहीं दिया तो गलत हो सकता है आंसर, तो यूनिट का ख्याल बहुत रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम एक मिनट नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में देख लेते हैं क्या है इसमें। इन द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल द रेडियस ऑफ द एटम इज रिलेटेड विद द साइड ऑफ द यूनिट सेल एज। एक मिनट को क्वेश्चन थोड़ा नीचे चला गया, तो वैसे दोबारा से पढ़ देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। इन द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल the radius of the atom r is related with the side of the यूनिट सेल AH। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें केवल क्या होता है साइड पे होते हैं पार्टिकल। तो उनके लिए क्या पूछा गया है, रेडियस पूछ ली गई एटम की r, रिलेशन विथ साइड ऑफ यूनिट सेल A। तो इसमें क्या होता है r क्या हो जाता है जस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज ड्यू टू। इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेसिस है एक तरह से। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जब हम किसी कोलाइडल मीडियम पे एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम को छोड़ के। तो इसमें जो मूवमेंट होता है वो किसका होता है, चार्ज पार्टिकल का होता है, ना कि डिस्पर्स्ड फेज का। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। अगर यहीं पे इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक पूछ लेता तब ऑप्शन बी सही हो जाता, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विच पेयर ऑफ सॉल्यूशन गिवन बिलो इज आइसोटोनिक। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमसे पूछ लिया गया कि कौन सा सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनकी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है ना। अब ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप में क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ना कि उनके नेचर पे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है तो वो वैल्यू भी सेम हो जाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी सेम हो जाती है। तो हमें सिर्फ यहाँ क्या देखना है इस क्वेश्चन में कि किस में आयंस के नंबर सेम है। तो आप इसमें देखो 0.1 मोलारिटी NaCl, 0.1 मोलारिटी Na2SO4। तो इससे जब आयन में डिसोसिएट होगा, सभी आयनिक, उसमें देखो क्या है, आयनिक है ये दोनों ही, तो ये डिसोसिएट होगा तो ये क्या होगा, इससे तो दो आयन बनेंगे, एक Na का एक Cl का। यहाँ से क्या होगा, दो सोडियम के आयन बनेंगे और 3 क्या बनेगा, सल्फेट का। तो इसमें आयन के नंबर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरह यूरिया और इस पे आ जाए, तो यूरिया तो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, ये तो ब्रेक ही नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा, इतना ही रहने वाला है 0.1 मोलर ही। और ये 0.2 मोलर जब डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, इससे दो आयन बने, सॉरी मैग्नीशियम का एक आयन और क्लोराइड के दो आयन, तो टोटल 3 आयन बन जाएंगे। तो ये भी इक्वल नहीं हुआ। ऐसे फिर यहाँ पे यूरिया और NaCl है, ये भी नहीं हो सकता। अब लास्ट ऑप्शन बचा है, तो ये हो जाएगा। बाकी हमसे देख लेते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पे जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, एक कैल्शियम का आयन बनेगा, दो नाइट्रेट, 3 आयन यहाँ बन गए। इसी तरह जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, दो आयन सोडियम के और एक आयन सल्फेट का, तो इसमें भी 3 आयन्स बन गए। ठीक है, और इसमें भी 3 आयन्स बन गए, और दोनों की कंसंट्रेशन भी क्या थी, 0.1 मोलर। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर विच डिस्टिल विदाउट चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड। ये तो आपको पता ही है क्या होते हैं ऐसे सॉल्यूशन, ये जियोट्रॉप्स। अब है क्वेश्चन नंबर 46, द इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स टू वाटर इज। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम, ये दे दी गई। तो इंक्रीज इन एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी मतलब चेंज इन एंट्रोपी बताना है एक तरह से हम, जब आपका 1 मोल आइस मेल्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपने पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लास में भी, ये एंट्रोपी चेंज इक्वल टू क्या होता है, एंट्रोपी चेंज इक्वल टू होता है Q रिवर्सिबल बाई T। ये पढ़ रखा होगा आपने, ये भी बेसिक इक्वेशन है हमारा, इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक तरह से फ्यूजन की एंथैल्पी बतानी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का रिलेशन देखना है इसके साथ। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे इस इक्वेशन को, कि डेल एक्स इक्वल टू डेल एच ऑफ फ्यूजन, डेल एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टी बस क्यू रिवर्सिबल की जगह, ये भी क्या है, ये भी तो हीट ही है, इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के टर्म में लिख दे रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको बता रखी है उन्होंने, 80 कैलोरी पर ग्राम ये बताई हुई है। और नीचे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, किस में ले लेंगे, केल्विन, 273 केल्विन। अच्छा क्या है, अमाउंट 1 मोल है, तो यहाँ मोलर उसमें तो वैल्यू आ नहीं रही है, किस में आ रही है, कैलोरी पर ग्राम, या क्योंकि हमारी जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो ग्राम में दी हुई है, तो हम ग्राम में ही निकाल लें, ठीक पड़ेगा हमें। नहीं तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अगर मोल में आता तो ठीक है ना, मतलब ये अगर मोल में होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो, पर हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम में निकालना पड़ेगा। ग्राम में निकालेंगे तो 18 से मल्टीप्लाई हो जाए। 18 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर, मतलब उसको मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, 18 ग्राम। ठीक है, तो 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 08864 और 8 1 जा 8 और 6 14। ठीक है, ये आ गया 1440 अपॉन 273। ठीक है, अब इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1440 में 273 का,
जब आप इतना करोगे तो क्या आ जाएगा 5.274। ठीक है, और क्या हो जाएगी यूनिट कैलोरी पर ग्राम। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो कहीं से मैच ही नहीं कर रहे। ये देखिए वैल्यू मैच करी पर एक कैलोरी पर मोल में आ रही है, जो कि मोल में आप करते तो सीधा 80 में 273 का डिवाइड होना था, तो आंसर की वैल्यू कुछ कम आती मतलब। लेकिन यहाँ पे जब ग्राम में रखोगे वैल्यू, 18 ग्राम वैल्यू रखोगे तब ये वैल्यू आएगी 1440, तब डिवाइड करने पे आ रही है 5.274। समझिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता आपका। आंसर क्या है 5.275 कैलोरी पर ग्राम। तो 46 तक हमने देख लिया। चलिए आगे के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं थोड़ा और। ये क्वेश्चन दोबारा से हिंदी में है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। फॉर द रिएक्शन CaCO3 सॉलिड changes into CaO solid plus CO2 gas, the equilibrium constant Kp is given by। तो एक इसमें जस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp की वैल्यू पूछी हुई है। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कोई सा भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। पर हम यहाँ Kp निकाल रहे, तो Kp पे हम क्या देखते हैं कि ऐसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लेंगे कि जिनका क्या हो, जो हमारे गैसियस फेज में हो, तभी तो उनका प्रेशर के चेंज के साथ कोई फर्क पड़ने वाला है। तो आपको जो ये रिएक्टेंट है ये क्या है, सॉलिड है, और इस प्रोडक्ट में भी एक टर्म जो आपका क्या बन रहा है, सॉलिड है, तो इनको हम वन ले लेते हैं। जो भी सॉलिड होते हैं को वन मान लिया जाता है, बाकी आप रख दो। तो के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन, सी ए सॉलिड, सी ए ओ सॉलिड, सॉलिड में है ये, इसको ध्यान रखना, CO2 गैस। ठीक है, और CaO3 सॉलिड, ये सब सॉलिड में, ये भी सॉलिड में, ये केवल गैस में। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल CO2 गैस। ठीक है, केवल ये वाला टर्म आपका बचेगा। इसको P इसलिए लिख रहे हैं कि प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे हम कर रहे हैं इसको। तो क्या होगा PCO2, ये वाला ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बाकी ये सब कोई भी नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे आपको हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 48 है, हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस इज फेवर्ड एट। हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस जिसमें अमोनिया सिंथेसिस होती है, वो कह रहे हैं कि किस कंडीशन में फेवर होगा थर्मोडाइनमिकली। ये क्वेश्चन हमें पूछ लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दूँ, इसको मिटा के, जगह कम है यहीं पे कर देता हूँ इसको। हाँ, तो देख लेते हैं। हमें पता है जो अमोनिया के लिए जो हम रिएक्शन लिखते हैं वो कुछ इस तरह से होता है, H2N2 से क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है ये, NH3 गैस बन जाती है। ठीक है ना, बाकी इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम में देख लेते हैं किस तरह से होगा, H2 अभी, ठीक है 4 हो गया ये, 3H2 कर लेते हैं। कुछ अभी शायद कुछ गड़बड़ हो गया। 2NH3 H2 प्लस N2, और क्या हो गया 2NH3 जनरली बनता है ना, तो इसको तो ऐसे रहने देते हैं, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं करना, इसको ऐसे रहने दो। अब सही है, 3H2 प्लस N2 क्या हो गया 2NH3 गैस। अब देखिए बैलेंस है ना इक्वेशन हमारा, 2N इधर भी है, 2N इधर भी, 2 नाइट्रोजन इधर भी, और टोटल 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितना है, 4 मोल्स हो गए, रिएक्टेंट साइड पे कितने हो गए 4 मोल्स, और प्रोडक्ट साइड पे केवल कितने हैं, हमें 2 मोल्स मिल रहे हैं। तो ऐसे में लीच-अटियर प्रिंसिपल को आप फॉलो करोगे, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर की तरफ जाएगा, जिधर लेस मोल अवेलेबल हो। यही तो कहता है हमारा लीच-अटियर प्रिंसिपल, लासटेलियन भी बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो
इस तरह से हमारा हो गया। तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन टेम्परेचर का क्या है, ये जो रिएक्शन होता है ये क्या पाया गया है, एक्जोथर्मिक, मतलब इसके लिए डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है। तो जो एक्जोथर्मिक प्रोसेस जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग लीचेरियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी आप हीट को बढ़ाओगे तो बैक में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो पहले से हीट निकल रही है। और लीचेरियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई इक्विलिब्रियम में होता है प्रोसेस, तो उसमें जो भी चेंज आते हैं वो उसको अंडू करना चाहता है। अंडू मतलब उसको ख़त्म करना चाहता है, उसको रिवर्स कर देता है। तो जिसमें हीट पहले से ही निकल रही है उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट निकल रही है, कहने को जो अमोनिया सिंथेसाइज हो रहा है तब हीट निकल रही है। तो अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो ये रिएक्शन एक्जोथर्मिक होने के नाते क्या है, बैक डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, मतलब अमोनिया से दोबारा ब्रेक डाउन होकर H2 और N2 बनने लग जाए। तो हमें यहाँ टेम्परेचर लो ही रखना पड़ेगा। तो हैबर प्रोसेस में जो फेवर्ड कंडीशन हो गई वो क्या हो गई कि अगर आप हाई प्रेशर रखो और लो टेम्परेचर रखो तो अमोनिया की सिंथेसिस आप अच्छे से कर सकते हो, ज़्यादा यील्ड में कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए कौन सी कंडीशन सही नहीं है। चार ऑप्शन दे देंगे कि डेल एच मिक्सिंग, डेल एस मिक्सिंग, डेल वी मिक्सिंग, जीरो। तो क्या होता है रियल में, तो डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू आइडियल गैस के लिए क्या होती है, जीरो की कोई इंथैल्पी चेंज नहीं आता है तो हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। और डेल वी मिक्सिंग भी जीरो रहती है कि कोई भी वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता। पर यहाँ हम ऑप्शन देख रहे हैं तो हमें एक साथ डेल एच मिक्सिंग और डेल वी मिक्सिंग जीरो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या है, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, डेल एस मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, डेल एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, डेल एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। सॉरी, ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे है ये ऑप्शन, डेल वी मिक्सिंग भी जीरो और डेल एच मिक्सिंग भी जीरो। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 50 है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 मोलैरिटी aqueous solution of acetic acid is 1.63 into 10 की power minus 2 Siemens per meter and its molar conductance at infinite dilution is 407.5 into 10 की power minus 4 Siemens meter square per mole. The degree of dissociation of the acid is, तो अल्फा की वैल्यू पूछ ली इसमें हमसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होगा ये पूछ लिया गया है। तो जो अल्फा होता है वो यहाँ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा मोलर कंडक्टेंस एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, लैम्डा सी, ठीक है ना, या इसको आप इस वाले साइन से दिखा रहा था ऐसे लिख दो, और क्या हो जाएगा, डेल्टा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या लेना है, मोलर कंडक्टेंस लेनी है एक पर्टिकुलर सी कंसंट्रेशन पे अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो आपको मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, पर स्पेसिफिक कंसंट्रेशन जो है 0.01 मोलैरिटी उस पर गिवन नहीं है। तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो इस तरह से है, के इंटू सी, के नहीं एक्चुअली क्या है, कापा। ठीक है, कापा का सिंबल होता है जो थोड़ा इस तरह से कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैं इसको लेफ्ट साइड में सॉल्व कर देता हूँ। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कापा से, और सी क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की। तो कापा की वैल्यू है हमारी 1.63 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये है ना,
specific conductance of this 0.01 molarity aqueous solution 1.63 into 10 की पावर -2। ये हो गया। कंसंट्रेशन कितनी है? कंसंट्रेशन आपकी 0.01 तो एक तरह से कितना आ जाएगा 1.63 टू 10 की पावर -4। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी? सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपका आ जाएगी। तो वैल्यू ये आ गई है 1.63 इंटू 10 की पावर -4 सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? मोलर कंडक्टेंस एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, जो कि यहाँ क्या थी 0.01। बस अब इसी का यूज कर लेंगे हम। ठीक है, अब अल्फ़ा निकाल लेंगे तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1.63 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वो 407.5 इंटू 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 कैंसिल हो जाएगा और हमें डिवाइड देना पड़ेगा किससे 1.63 अपॉन 407.5 1.63 डिवाइड बाय 407.5 जो आप ये करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.004। ये हो गई। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो पहले से ही इसी टर्म में लिखा हुआ, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 0.004। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अगर इसको परसेंटेज के टर्म में पूछा होता कि परसेंटेज और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, पर यहाँ सिंपल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा हो तो हमने यहाँ सिंपल वैल्यू का यूज करा। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा रब कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ बेंजीन रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट इन 1:90% ऑफ H2S present in 1 liter of 0.1 molarity aqueous solution would be। तो ये क्या है? पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि के डी इक्वल टू होता है हमारा C1/C2। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल लेना। और सी क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है N/V। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम पूछी हुई है आपको एक तरह से, कितना वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, और ये जो C1 है ये क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है। और C2 क्या है? एक्वस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है। इसका यूज करके आप सॉल्व कर लेना इसे। के डी की वैल्यू दी हुई है आपको, पार्टीशन कोफिशिएंट दिया हुआ है आपको कितना 0.17। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट फॉर अ गैस ओबेइंग वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, अगर कोई हमारी गैस है और वो क्या कर रही है? ओबे कर रही है वंडर वाल इक्वेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट फॉर अ गैस। तो क्रिटिकल पॉइंट पे गैस क्या हो जाती है? आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो इसकी वजह से जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड शो मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए फिर से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया? मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कौन शो करेगा। तो मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी अपने आप में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये भी डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे
वो क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा एलिवेशन शो कर देगा हमारा, उतना ज़्यादा एलिवेशन शो कर देगा। ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल देख लो आप इसमें, ये क्या है 0.1 मोलैरिटी KCl, ये दो आयंस में ब्रेक होगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ग्लूकोज तो आपका क्या है कोवेलेंट कंपाउंड है, इससे केवल एक ही पार्टिकल बनेगा, यहाँ पे दो पार्टिकल आ गए, यहाँ पे वन पार्टिकल। यूरिया भी आपका क्या है 0.2 मोलैरिटी जरूर है, पर इसमें क्या आएगा एक ही पार्टिकल आएगा, और इसमें आप 0.1 मोलैरिटी भी ACl2 है, इससे कितने पार्टिकल आ जाएंगे, बेरियम का वन पार्टिकल और क्लोराइड के दो पार्टिकल, और थ्री पार्टिकल्स आ जाएंगे इससे। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल के नंबर किस में आ रहा है BaCl2 में, तो इसी क्या करेगा मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 54। इक्वेशन दे दिए गए हमें x प्लस वाई, और ये इससे क्या है कोई जेड बन रहा है K1 K2, इस तरह से इसके रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। y प्लस जेड है, इससे क्या बन रहा है D प्लस सी, इसके भी हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई K2 और K3 फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, फिर K2 है। और x प्लस 2y, इससे क्या हो रहा है D प्लस सी बन रहा है इससे भी, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है K3 है। तो इसमें हमें बताना है द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3 इज, ये क्या रिलेशन है। अब देखो आप इन इक्वेशन को देखो, तो ये ऊपर के दो इक्वेशन है, अगर हम इनको सम करेंगे तो x ऊपर x है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में x नहीं है, लेकिन यहाँ पर y और यहाँ पर भी y, तो ये दोनों ऐडअप हो जाएंगे, ये दोनों ऐडअप हो जाएंगे। और जब आप इनको ऐड कर रहे होंगे तो ये क्या है राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये वैल्यू मिल जाएगी x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, और ये तो कैंसिल ही हो गया था, और क्या मिल जाएगा D प्लस ई। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है क्या हुआ है कहीं ना कहीं इन दोनों को प्लस करके आया है, x प्लस 2y D प्लस ई। अब जो कांस्टेंट की वैल्यू है तो वो फिर क्या हो जाएगी K3 इक्वल टू, ये ऐड कैसे होते हैं मल्टीप्लायर के थ्रू है ना, तो ये हो जाएंगे K1 इंटू K2, इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, तो K3 इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 इंटू K2, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 ब्लड इज आइसोटोनिक विथ, तो इसमें तो देखो ये तो याद रखने वाली चीज़ है, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। आइसोटोनिक मतलब जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, तो जो ब्लड है वो क्या है NaCl के सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक पाया जाता है, किस कंसंट्रेशन के साथ, वो क्या होती है 0.16 मोलर। 0.16 मोलर का NaCl सॉल्यूशन होगा तो ब्लड उसके साथ आइसोटोनिक रहेगा। ठीक है ना, मतलब वहाँ पर कोई ऑस्मोसिस आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर यहीं ग्लूकोज के साथ पूछा होता तो ग्लूकोज के केस में 0.31 मोलैरिटी कंसंट्रेशन पे ये आइसोटोनिक रहता है हमारा ब्लड। क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, ये थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है, इनमें से हमें ये देख लेना कौन सा इनकरेक्ट है। तो Kp और Kx या Kc का क्या रिलेशन होता है, Kp इक्वल टू होता है Kc p की पावर डेल n, ये भी सही है। ठीक है, हमें यहाँ इनकरेक्ट बताना है। अब डेल जी नॉट क्या माइनस RT log Kp, ये भी ठीक है। S की वैल्यू क्या है एंट्रोपी वैल्यू है KlnW, ठीक है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, रेसिडुअल एंट्रोपी का इक्वेशन है। और यहाँ पे क्या है डी में Cp इक्वल टू DE/dTp। Cp क्या होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये जो होता है वो होता है Cp इक्वल टू DH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है इक्वेशन। ठीक है ना, क्योंकि जो Cp है वो एंथैल्पी से रिलेटेड होता है, ना कि उससे इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल एनर्जी से क्या रिलेटेड होता है हमारा Cv, वो होता है Cv इक्वल टू होता है DE/dTp। तो ये इक्वेशन क्या है इनकरेक्ट है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ तक तो देख लिया ना। 56 57 से 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन 57 है, फॉर द इक्विलिब्रिया सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो फेज ट्रांजिशन दिया हुआ है कि भाई सॉलिड इसमें चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर आपको ये कुछ चेंज दिए गए हैं, थर्मोडाइनमिक चेंज। इसमें से ये पूछा है कहाँ क्या होगा। तो जब आपका थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में रहती है कोई चीज़, तो उसके लिए क्या हो जाता है, डेल जी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए देखिए आपकी डेल एच इक्वल टू 0, तो ये क्या एंथैल्पी चेंज, तो एंथैल्पी चेंज तो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि अगर एंथैल्पी चेंज होता है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ही क्यों होता है, सॉलिड कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, उसी की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता था। इसी तरह से जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं एंट्रोपी तो बढ़ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। और आपका जब ये इस तरह से ये कहीं ना कहीं इक्वल करके 0 करेंगे आपस में, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। ये क्या आ जाएगा, डेल जी इक्वल टू 0। अगर सिंपल याद रख लो, ये भी फेज ट्रांजिशन होता है जिसमें इक्विलिब्रियम में रहती हैं दो चीज़ें, वहाँ पे एंथैल्पी चेंज क्या होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ईथेन एंड ब्यूटेन आर -74.8, -84.7, -126.1 किलोजूल पर मोल respectively. The correct order of their efficiency as fuel would be. तो इनको आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दी गई। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि जब बॉन्ड बनेंगे तो उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यही आपकी क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन है। जब वो मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसमें से कितनी हीट रिलीज होगी, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो फिर उसी हिसाब से उसमें क्या होगी, एनर्जी खर्च भी होती है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे ज़्यादा क्या है, ब्यूटेन की -126.1 किलो जूल पर मोल, सबसे ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, इसी की फ्यूल एफिशिएंसी हो जाएगी, ब्यूटेन। ठीक है, फिर इथेन, फिर हमारा मीथेन, ये हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर अरेनियस इक्वेशन, द सिंपल अरेनियस इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। तो इक्वेशन बी करेक्ट हो जाएगा कि के इक्वल टू ए ई माइनस ए बाई आर टी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 60 भी है कि द माइकलिस मेंटन इक्वेशन फॉर द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, एक्सप्रेशन दे दिए गए, पूछ लिया गया कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या है इसमें, तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए एक तरह से, इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट तो है नहीं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, आर इक्वल टू के टू ई नॉट एस अपॉन के एम प्लस एस। ठीक है, तो आज अभी इतना ही रहने देते हैं 60 क्वेश्चन तक, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये, और आगे क्वेश्चन हम देख लेंगे आने वाले 1-2 और लेक्चर में। आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं इसके बारे में अपना व्यू ज़रूर दें, कमेंट करें कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या लग रहा है आपको। अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसके बारे में लिखे ज़रूर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ आपके लिए, और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।